केडांग केडांग डिजीज़ ऑफ कोकोनट। कोकोनट की केडांग केडांग जो डिजीज़ है वो एक वायरॉइड के द्वारा कोज की जाती है, जिसका नाम है कोकोनट केडांग केडांग वायरॉइड, जिसे कि शॉर्ट में CCCVD के नाम से जाना जाता है। इससे ये देखा गया है कि प्रति ईयर लगभग 22,000 टन जो है वो यील्ड में कमी आती है और अप्रोक्स 30 मिलियन पाम्स जो हैं वो इससे अफेक्ट होते हैं। इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो केडांग केडांग डिजीज़ है उसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ज़्यादा देखा गया है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब हुआ कि इन्फेक्शन स्टार्ट होने से लेकर कब वह सिम्टम्स को शो करता है उतना समय इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो इस डिजीज़ के सिम्टम्स शो होने में अप्रोक्स 8 से 15 साल लग जाते हैं। इसीलिए अर्ली अवस्था में इसको डायग्नोज करना या फिर इस डिजीज़ को पहचानना मुश्किल हो जाता है। इस डिजीज़ की मेनली 3 स्टेजेस पाई जाती हैं, जिन्हें इस प्रकार से नाम दिया जाता है: अर्ली स्टेज, मीडियम स्टेज एंड लेट स्टेज। जो फर्स्ट सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे अर्ली स्टेज में वो लगभग 2 या फिर 4 साल के बाद होंगे, यानी कि जब इन्फेक्शन होगा उसके 2 साल या फिर 2 से 4 साल के मध्य हमें उसके लक्षण दिखाई देंगे। इन लक्षण में हो सकता है कि जो हमारे कोकोनट हैं वो बहुत ज़्यादा राउंडेड हो जाएंगे, जो लीव्स हैं उनके ऊपर येलो कलर के स्पॉट्स हमें नज़र आएंगे। उसके बाद 2 से 4 साल के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है मीडियम स्टेज, जिसमें कि इन्फ्लोरेसेंस जो है वो स्टंटेड रह जाते हैं और कोकोनट्स जो हैं उनकी जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है और जो येलो कलर के स्पॉट्स जो हैं वो जो लीव्स के ऊपर हमें अपीयरेंस हुए थे अर्ली स्टेज में, उनकी जो साइज़ है वो बढ़ने लग जाती है। फाइनल स्टेज यानी कि लेट स्टेज जो है वो अप्रोक्स 6 से 12 साल के मध्य आती है, जिसमें कि सिम्टम्स को रिकॉर्ड किया जाता है। इसमें जो कोकोनट्स होते हैं उनकी साइज़ रिड्यूस हो जाती है और उनकी क्वांटिटी जो है वो कम हो जाती है। फाइनली सारी लीव्स जो होती हैं धीरे धीरे करके प्लांट से गिर जाती हैं और सिर्फ ट्रंक बचता है प्लांट का, यानी कि प्लांट का जो नीचे वाला मोटा स्टेम है सिर्फ वो बचता है, उसके ऊपर की लीव्स जो हैं वो सारी झड़ जाती हैं और ये एक टेलीफोन पोल के लाइक अपीयरेंस देता है। टेलीफोन का खंभा जैसे होता है एकदम सीधा, जिसके ऊपर कोई लीव्स वगैरह नहीं है, तो उस टाइप से ये अपीयरेंस देता है। नेक्स्ट है इसका डिस्पर्जल। ये जो वायरॉइड है इसका ट्रांसमिशन जो है वो पोलन से हो सकता है या फिर मैकेनिकल जो इक्विपमेंट्स एंड इम्प्लीमेंट्स होते हैं उनके थ्रू इनका ट्रांसमिशन हो सकता है। और जनरली ये फ्लावर पार्ट को भी डैमेज करते हैं, लीफ को भी डैमेज करते हैं, स्टेम को भी करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स को ही ये इन्फेक्ट करता है। इंसेक्ट वेक्टर की बात की जाए तो जैसे वायरस और वायरॉइड जो दोनों हैं उनको कोई ना कोई वेक्टर फैलाता है, लेकिन ये जो केडांग केडांग डिजीज़ है इसका कोई इंसेक्ट वेक्टर अभी तक ज्ञात नहीं हुआ है, यानी कि हमें नहीं पता चला है कि ये कौन से इंसेक्ट के द्वारा ट्रांसमिट की जाती है ये डिजीज़। कंट्रोल जेनेटिक रेसिस्टेंस या फिर वेक्टर के कंट्रोल का तो ऑप्शन हमारे पास बचता नहीं है, क्योंकि वेक्टर का अभी तक हमें पता नहीं है कि ये कौन से वेक्टर के द्वारा एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये ट्रांसमिट की जाती है, जिसके कारण क्योंकि वायरल जो डिजीज़ेस होती हैं, वायरॉइड्स के कारण जो डिजीज़ेस होती हैं उनका हम कंट्रोल वेक्टर के कंट्रोल के द्वारा ही हम करते हैं, लेकिन इसमें वेक्टर ही ज्ञात नहीं है तो ये वाला मेथड हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें इरेडिकेशन करना भी इनइफेक्टिव हो जाता है। इरेडिकेशन मतलब कम्प्लीटली रिमूवल, किसी पर्टिकुलर फील्ड या एरिया से कम्प्लीटली रिमूवल करना किसी डिजीज़ का। ये इनइफेक्टिव तरीका इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका जो लेटेंट पीरियड होता है, यानी कि जब इन्फेक्शन होता है तब से लेकर लक्षण या सिम्टम्स शो करने तक का जो पीरियड होता है वो काफ़ी लॉन्ग होता है। हमें स्टार्टिंग में जब हमने सीडलिंग्स लगाई हैं तब हमें नहीं पता लगता, जिसके कारण हम इरेडिकेशन मेथड को यूज़ नहीं कर सकते। हम इस डिजीज़ के कंट्रोल के लिए ओनली क्रॉस प्रोटेक्शन को यूज़ कर सकते हैं।